गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टाइप है WBC का और वह है अग्रेन्युलोसाइट्स। अब यहाँ पर अग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अग्रेन्युलोसाइट्स देखिए, WBC के दो टाइप्स होते थे। साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल्स पाए गए थे तो अब उसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहा गया था। ये नन ग्रेन्युलर होती हैं। इनमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते, अगर होते भी हैं तो ब्लूइश कलर के होते हैं, बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, आप समझ लीजिए। अब इनकी दो कैटेगरी है, दो तरह की होती है इस तरह की सेल्स। अब दो तरह की सेल में एक होती है लिम्फोसाइट्स और दूसरी जो होती है ये है मोनोसाइट्स। अब यहां पर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इनको मोनोन्यूक्लियर सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस किसी लोब्स में डिवाइड नहीं होता। जबकि ग्रैन्युलोसाइट्स तीन तरह की थी, यूसोफिल, वैसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो यहां पर इनका न्यूक्लियस एक होता है, मोनोन्यूक्लियर सेल भी इसको कहते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा सा लिम्फोसाइट्स के बारे में। अगर लिम्फोसाइट्स का एक फिगर बनाए तो कुछ फिगर उसका इस तरह से होगा। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस थोड़ा सा राउंड भी हो सकता है, पूरा राउंड भी हो सकता है, या हल्के किनारे पर ऐसे हल्का सा कटा हुआ, दबा हुआ हो सकता है। तो ये रहा इसका न्यूक्लियस। ये लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस होता है, कोई लोब्स नहीं होता, राउंड भी हो सकता है, किनारे पर दबा हुआ हो सकता है, कटा हुआ हो सकता है। तो इसको एक तरह से कहा जा सकता है ये न्यूक्लियस हो गया, और बाकी ये साइटोप्लाज्म है, सब स्फेरिकल भी आप कह सकते हो इसको। अब ये लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। हाँ, अब देखते हैं कि लिम्फोसाइट का ये देखिए, ये मोटाइल भी नहीं होती, लेस मोटाइल होती है, बहुत कम लेस मोटाइल होती है, मतलब बहुत कम मोटाइल होती है, ज्यादा नहीं, कहीं आ जा सकती है। और ये फाइगोसिटिक सेल नहीं होती, ये फाइगोसिटिक सेल होती नहीं है, फाइगोसाइटोसिस की एबिलिटी नहीं होती। ये एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। अब इस एंटीबॉडी बना करके हमें प्रोटेक्शन देती है, किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, पैथोजन से। तो ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, लेकिन फाइगोसिटिक सेल नहीं है, फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस ये नहीं करती है और बहुत लेस मोटाइल भी होती है। अब देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, इनका नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा होती है, 20 से 40% तक ये पूरे WBC का होती है। 20 से 40% पूरे WBC का ये होती है। कुछ किताबों में 20 से 30% भी लिखा रहता है, तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और छोटी होती है। इनका साइज अगर देखें तो इनका साइज में ये 6 माइक्रोन से 16 माइक्रोन डायमीटर तक की होती है। तो एक तरह से छोटी WBC है मोनोसाइट के कंपेयर में। तो इनकी चीजें आप क्या क्या याद रखोगे? ये लिम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म नॉन ग्रैन्युलर होते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस राउंड भी हो सकता है या सब स्फेरिकल हो सकता है, किनारे पर हल्का हुआ दबा हो सकता है, और लेस मोटाइल होती हैं। एंटीबॉडीज बना करके ये हमारा प्रोटेक्शन करती है। एंटीबॉडी सिंगुलर, एंटीबॉडीज प्लूरल होता है, ठीक है। एंटीबॉडी भी आप कह सकते हो, एंटीबॉडी बनाती है, प्लूरल एंटीबॉडीज कहते हैं। और ये दो तरह की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स,
लिम्फोसाइट्स और एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं इसके बारे में पढ़ना है। इसको दूसरे में पढ़ेंगे, जब इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे तो। बी लिम्फोसाइट्स का मतलब ये बनती कहाँ है? रेड बॉन मैरो बनती है। रेड बॉन मैरो कहाँ होती है? हमारी जो मोटी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में रेड बॉन मैरो होता है। तो रेड बॉन मैरो में ये भी बनती है, जैसा कि सारी ब्लड कार्पसेल्स बनती है। तो बी लिम्फोसाइट रेड बॉन मैरो में बन करके वही मैच्योर हो करके तब ब्लड में आती है। इस तब उसको कहते हैं, उस टाइप की जो सेल होती है उसको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। रेड बॉन मैरो में बनी और रेड बॉन मैरो में ही मैच्योर हुई। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये रेड बॉन मैरो में तो बनती हैं, लेकिन थाइमस ग्लैंड में जाकर के मैच्योर होती है। कहां पर? थाइमस ग्लैंड में जाकर के मैच्योर होती हैं, तब उसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी लिम्फोसाइट रेड बॉन मैरो में बन करके बॉन मैरो में ही मैच्योर होकर के ब्लड में आती हैं, बी लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट रेड बॉन मैरो में बनती है और मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड्स में आती है, उसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो बस अब लिम्फोसाइट्स के बारे में इतना ही। एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडी बना करके हमारे इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। अब मोनोसाइट्स को देखते हैं। मोनोसाइट्स थोड़ा ये बड़ी सेल्स होती है, सबसे बड़ी WBC होती है। इनका न्यूक्लियस जो होता है, इनका न्यूक्लियस कुछ हॉर्स शू शेप्ड का होता है, ऐसे घोड़े की नाल की तरह, ऐसे घोड़े की नाल की तरह होता है। ऐसे घोड़े की नाल की तरह। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसी कौन सी ब्लड कार्पसेल्स है जिसका न्यूक्लियस हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन सी है? मोनोसाइट की। और बाकी साइटोप्लाज्म तो ये है ही है, साइटोप्लाज्म है। ये सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी का मतलब अगर देखा जाए तो ये 12 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक डायमीटर की होती है, तो बहुत बड़ी है। और ये इनका नंबर भी जो होता है वो 2 से 10% ही पूरे WBC का होता है, तो कम होती है नंबर में, लेकिन बड़ी साइज की होती है। साइज इनका बड़ा होता है। ये एक्टिवली मोटाइल होती है, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय भ्रमण करती है, कहीं भी जा सकती है। जैसे न्यूट्रोफिल्स भी एक्टिवली मोटाइल होती है। अगर कभी हमारे बॉडी में किसी बैक्टीरिया का, वायरस का या पैथोजन का इन्फेक्शन जब हमें होता है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल जाकर के उस पर अटैक कर देती है, उसको फाइगोसाइटोसिस करने लग जाती है, उसको इनगल्फ करना शुरू कर देती है। बिल्कुल वैसा ही काम उसके बाद मोनोसाइट वहां पर जाती हैं, फिर ये उससे बड़ी होती हैं और उनसे ज्यादा इनमें फैगोसिटिक एबिलिटी होती है, उनसे तेजी के साथ ये फैगोसाइट करती हैं। तो सबसे ज्यादा अगर फैगोसाइट करने वाली सेल्स कौन सी है, तो आप मोनोसाइट्स कहोगे। लेकिन मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल के बाद पहुंचती हैं, पहले न्यूट्रोफिल जाती है, तो एक्टिवली मोटाइल है, तेजी के साथ जा सकती है। और एक्टिवली फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, बिल्कुल न्यूट्रोफिल की तरह। बहुत जबरदस्त इसमें फैगोसाइटोसिस की एबिलिटी होती है। ये खा जाती हैं बैक्टीरिया को अपने अंदर। और देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे मोनोसाइट जो होती हैं अपने ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल करके टिश्यू फ्लूइड्स में चली जाती है। मान लिया कि कोई टिश्यू फ्लूइड्स में चली जाती हैं, तो जब टिश्यू फ्लूइड्स में चली जाती हैं तब उसको कहा जाता है मैक्रोफेजेस। क्या कहते हैं?
फेजेस का नाम रखा गया है। क्यों? मोनोसाइड ही है। माइक्रोफेजेस क्या है? इज अ टाइप ऑफ मोनोसाइट्स। मॉडिफाई हो जाती है कब? जब टिश्यू फ्लूइड में इंटर कर जाती है। टिश्यू फ्लूइड में जाती है तो इनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो बन जाती है मैक्रोफेजेस। मैक्रो मतलब बड़ा, फेज का मतलब फैगोसिटिक एबिलिटी। तो अब इस तरह से अलग अलग, तो ये देखिए अगर कोई भी, हमने बताया था ना आपको कि WBC की एक प्रोसेस डायपिटेसिस होती है जिससे वो अपनी ब्लड कैपिलरीज को पार करके टिश्यू में चली जाती है। तो एक और थी बेसोफिल, वो पार करके गई थी तो मास्टर सेल कहलाई वहां पर। तो यहां पर मोनोसाइट्स जब जाती है टिश्यू फ्लूइड्स में ही रह जाती हैं और वहां पर इंफेक्शन हमें बचाती है। कोई बैक्टीरिया या पैथोजन जब आता है तो ये उसको फैगोसिटिक कर लेती हैं। फिर इनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो बहुत सारी मैक्रोफेजेस हैं, जैसे कुछ मैक्रोफेजेस जो हमारे लीवर में पाए जाते हैं वो है कप्फर या कुफ्फर सेल्स कहते हैं इसको, कुफ्फर सेल्स। ये कहां मिलती है? लीवर में। मोनोसाइड ही है। तो जब ये कहां पहुंच जाती हैं? कुफ्फर सेल्स जब हमारे लीवर में जाती हैं तो लीवर में ये इन्फेक्शन होता है तो वहां पर ये फैगोसिटिक करती है। एल्वियोलर सेल्स होती है जिसे डस्ट सेल भी कहते हैं। डस्ट सेल ये भी एक तरह की क्या है? मैक्रोफेजेस हैं। ये लंग्स में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है? लंग्स में पाई जाती है। थोड़ा सा साफ करें तो सकते हैं। और इसी तरह एक और होती है माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलियल सेल्स। ये कहां मिलती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजन अटैक करता है तो वहां पर फैगोसिटिक कर लेती हैं। ये भी क्या है? एक तरह के मैक्रोफेजेस हैं। माने जब मोनोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यू फ्लूइड्स में चली जाती हैं तब उसको माइक्रोगिलियल सेल कहते हैं और वो वहां पर प्रोटेक्शन देती हैं। एक तरह की मैक्रोफेजेस हैं। एक मैक्रोफेजेस जैसे ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है। ये भी क्या है? ये भी एक तरह की माइक्रोफेजेस हैं। कहां पाई जाती है? बोन में। बोन के, ये बोन में पाई जाती है, बोन के टिश्यू फ्लूइड्स में रहती है, वहां पर प्रोटेक्शन का काम करती है, फैगोसिटिक करती है। एक होती है हिस्टियोसाइट्स और हिस्टियोसाइट्स। ये हिस्टियोसाइट्स जो होती हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में मिलती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में ये फैगोसिटिक करती हैं। तो कुछ हमने यहां पर आपको मैक्रोफेजेस सेल्स के बारे में बताया। मैक्रोफेजेस सेल्स में क्या होती है? कप्फर सेल्स होती हैं, डस्ट सेल्स होती हैं, लंग्स में मिलती है। माइक्रोगिलियल सेल्स होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती है। ऑस्टियोक्लास्ट मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं जो बोन में मिलती है। हिस्टियोसाइट्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में मिलती हैं और वहां पर प्रोटेक्शन देती है। माने एक तरह की मोनोसाइट ही है। तो मोनोसाइट के बारे में आपने क्या जाना? मोनोसाइट एक तरह की WBC है जिसे अग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, नॉन ग्रेनुलर होती है, मोनोन्यूक्लियर होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है। और इनकी खास बात ये होती है कि इनका न्यूक्लियस जो होता है ना वह हॉर्स शू शेप्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और ये एक्टिवली मोटाइल होती है, बड़ी तेजी के साथ ये इन्फेक्शन वाले जगहों पर जा सकती हैं। एक्टिवली फैगोसिटिक सेल होती है, बहुत ज्यादा होती है, पावरफुल फैगोसिटिक होती है। न्यूट्रोफिल से ज्यादा इनमें फैगोसिटिक पावर होता है, एबिलिटी होती है। दूसरी चीज, जब मोनोसाइट टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है तब उनको माइक्रोफेजेस कहते हैं। माइक्रोफेजेस में कुछ कप्फर सेल्स हैं जो लीवर में मिलती हैं, डस्ट सेल हैं जो लंग्स में मिलती हैं, माइक्रोगिलियल सेल्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं जो बोन में मिलती हैं, हिस्टियोसाइट सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में मिलती हैं। ये हो गया। अब देखिए जो थोड़ा सा इसके बारे में और हम आपको बता दें कुछ चीजें। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट की खोज जिन्होंने किया था उनका नाम था एमिल वॉन बेहरिंग। एमिल वॉन बेहरिंग, ये इनको 19 इनको नोबेल अवार्ड मिला था इसके लिए।
और इन्होंने खोज इसको किया था, इसकी खोज तो 1891 में किए थे, लेकिन 1901 में इनको नोबेल अवार्ड मिला था इसके लिए, लिम्फोसाइट की खोज करने के लिए। ये इनका नाम है, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि आज लिम्फोसाइट्स भी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। तो इम्यून सिस्टम में जब इसको पढ़ाया जाएगा इनका फंक्शन क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स का, तो ये थोड़ा सा आप ये नाम आप याद रखिएगा। एमिल वॉन बेहरिंग, और इनको नोबेल अवार्ड इसके लिए दिया गया था लिम्फोसाइट की खोज करने के लिए। तो बस इतना ही, और इसको आप वीडियो को 1-2 बार आप अच्छे से देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो सके, और फिर नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।